देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। देखो मैंने ये क्वेश्चन 1 2 3 ये बोला था कि होमवर्क कर सकते हो, तो ये पहले कंप्लीट करते, फिर उसके बाद टाइम बचेगा तो हम लोग रिकंसिलिएशन वाला स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखो क्या बोला है। बोला है कि the following incomplete accounts are furnished to you for the month ended 31st October 2022। तो 31st October 2022 के एंड में, मतलब ये मंथ का डेटा है, ये इनकम्प्लीट डेटा हमें दिया हुआ है। तो स्टोर लेजर कंट्रोल 1/10/2022, मतलब ओपनिंग, क्योंकि 31st अक्टूबर अगर एंड है मंथ का तो ओपनिंग 1st अक्टूबर होगा, तो ये ओपनिंग बैलेंस स्टोर लेजर का यानी मेटेरियल का। ओपनिंग बैलेंस WIP का, फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग बैलेंस, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल यहाँ पर ये दिया हुआ है 45,000। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल ये भी हम लोग का डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, टोटल डेबिट्स मतलब बोल ही दिया है डेबिट। ठीक है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड अकाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंट, क्रेडिटर फॉर परचेज अकाउंट, ये सब का कुछ बैलेंस दिया नहीं है। ये 110, अच्छा ये बोल रहा है बाई बैलेंस 30,000। अच्छा, तो ये तीनों अकाउंट्स का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्रेडिटर फॉर परचेज अकाउंट और ये सब कुछ बोला नहीं है यहाँ पर। बाई बैलेंस दिया है 30,000। अच्छा देखते हैं ये क्या दिया है। क्रेडिटर फॉर परचेज का दिया है मुझे जितना लग रहा है। ठीक है, ये क्रेडिटर फॉर परचेज का दिया है। एक सेकेंड, बाई बैलेंस BD, हाँ ये जो है ना, ये वाला मतलब ये देने का तरीका थोड़ा अलग है। ये वाला जो है ये क्रेडिटर का है, ये क्रेडिटर का बैलेंस दे रखा है। अच्छा अब बोला क्या है देखते हैं। वहां पर बोल रहा है द फैक्ट्री ओवरहेड आर अप्लाइड बाय यूजिंग ए बजटेड रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर। बोल रहा है फैक्ट्री ओवरहेड को जब हम लोग चार्ज करते हैं, अप्लाई मतलब चार्ज करना, तो वो तो एस्टिमेटेड बेसिस पे करते हैं। उसके ऊपर मैंने पूरा तुम लोग को समझाया था कि एस्टिमेटेड बेसिस पे कैसे होता है। जब हम लोग ये वाला टॉपिक स्टार्ट किए थे तभी देखो मैंने समझाया था कि एस्टिमेटेड बेसिस पे देते हैं और इसी वजह से हम लोग का ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन हो सकता है। ये देखो एक्चुअली ये हुआ। ठीक है, ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन हो सकता है, ये वाला पॉइंट मैंने बोला था। तो यहाँ पर भी बोल रहा है कि ये लोग जो एस्टिमेट करते हैं वो करते हैं डायरेक्ट लेबर आवर पे। ठीक है, तो बजटेड ओवरहेड अगर 2022 का 6,75,000, मतलब ये पूरे एक साल का ओवरहेड अगर 6,75,000 होता है, बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर 4,50,000 होता है, तो चार्ज कितना करके कर सकते हैं। तो क्योंकि डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे होगा तो ये 6,75,000 को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा लेबर आवर बेसिस पे, क्योंकि क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि ओवरहेड को कैसे अप्लाई करना है, डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे, मतलब टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर आवर, तो हमें मिल जाएगा ओवरहेड रेट पर लेबर आवर। ठीक है, पर लेबर आवर ही क्यों निकाला, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि ओवरहेड को लेबर आवर बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करो, मतलब 1 घंटा लेबर काम करने से जितना अमाउंट होगा वही हम लोग का ओवरहेड का चार्ज हो जाएगा। तो 6,75,000 डिवाइडेड बाई 4,50,000, तो ओवरहेड का चार्जिंग रेट कितना हो रहा है डिवाइड करने से। 1.5। 12.5। 1.5, अच्छा 1.5 हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ₹1.5 पर लेबर आवर। इसका मतलब हो गया कि ओवरहेड को कैसे चार्ज करना है। 1 घंटा अगर मतलब काम होता है तो ₹1.5। ये हम लोगों ने कैसे निकाला, लेबर आवर बेसिस पे, क्योंकि क्वेश्चन बोला है। तो मतलब ओवरहेड का खर्चा कैसे लगाना है, आवरली बेसिस पे, और आवरली बेसिस पे रेट क्या होगा, ₹1.5 करके। ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन दिया है, इसका यूज इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। 1.5 अब कहाँ पर करेंगे कैसे करेंगे वो देखते हैं क्वेश्चन आगे पढ़ के। फिर बोल रहा है
The balance in the account of creditor for purchase on 31st October 2022 is 15,000। तो ये क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि देखो ये ओपनिंग है 30,000 और क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 15,000। एंड द पेमेंट मेड टू क्रेडिटर अमाउंट टू 1,05,000 और क्रेडिटर को 1,05,000 पे किया है। द फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री एज ऑन 31st October इज 66,000। बोल रहा है फिनिश स्टॉक जो है इन्वेंट्री का वो 66,000 है। द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ड्यूरिंग द मंथ वॉज 1,95,000। मतलब सीओजीएस, सीओजीएस मतलब जो गुड्स बिक गया है उसका कॉस्ट है 1,95,000। फिर बोल रहा है 31st October 2022 देयर वॉज ओनली वन अनफिनिश्ड जॉब इन द फैक्ट्री दैट द कॉस्ट रिकॉर्ड सो दैट। बोल रहा है कि अनफिनिश्ड जॉब, पहले इस लाइन का मतलब समझना चाहिए। वन अनफिनिश्ड जॉब, अनफिनिश्ड का मतलब जो काम पूरा नहीं हुआ है, तो वो WIP में है। अब बोल रहे हैं द कॉस्ट रिकॉर्ड शोज दैट 3,000 और यहाँ ब्रैकेट, अगर एक बार ब्रैकेट में जो लिखा है उसको बाद में पढ़ते हैं, तो 3,000 ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड 6,000 ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हैड बीन चार्ज। मतलब WIP जो मतलब आधा अधूरा बना हुआ गुड्स है उस पे कितना खर्चा हो चुका है। बोल रहा है कि 3,000 का लेबर खर्चा लग चुका है, 6,000 का मेटेरियल खर्चा लग चुका है। अब ये जो 3,000 का लेबर का खर्चा लगा है वो 1,200 रुपए डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे लगा है। ठीक है, 1,200 डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे लगा है। अब बोल रहा है कि ये टोटल, अब मतलब ये WIP का कॉस्ट हो गया है। मतलब जो WIP बन के रेडी है उसका अगर कॉस्ट पूछे, मतलब WIP कंडीशन तक पहुंचने में खर्चा हुआ है 9,000। फिर बोल रहा है ए टोटल ऑफ 28,200 डायरेक्ट लेबर आवर्स वेयर वर्कड इन October 2022। पूरे मंथ में कितना लेबर आवर काम हुआ है, इतना। ठीक है, और ये वाला क्या है जो WIP के कंडीशन में है उस पे इतना लेबर आवर काम हुआ है। ऑल फैक्ट्री वर्कर्स अर्न सेम रेट ऑफ पे। बोल रहा है कि जितने भी वर्कर है सबको सेम रेट में पेमेंट किया जाता है, कोई अलग रेट में पेमेंट नहीं किया जाता है। ऑल एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड इन October 2022 हैव बीन पोस्टेड। बोल रहा है कि जितना भी एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड है वो हमें पोस्ट करने का मतलब वो हमें एंट्री कर देना है। ठीक है, मतलब उसका रिकॉर्डिंग करना है। तो देखो जर्नल होता है तो रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग यानी लेजर में दिखाना है। अब हम लोग को करने क्या बोला है, देखो यहाँ पर हमें A से लेके G तक अलग अलग क्वेश्चन पूछ रखा है। सबसे पहले बोला है मेटेरियल परचेस कितना हुआ है वो बताओ। ठीक है, फिर बोल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये। तो एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि मेटेरियल परचेस कितना है बताओ। तो ये कैसे बता सकते हो, मेटेरियल किससे परचेस करते हैं बोलो। मेटेरियल हम लोग किससे परचेस करते हैं? सप्लायर से। सप्लायर। तो यहाँ पर सप्लायर का इंफॉर्मेशन कौन से पॉइंट में है, यहाँ पर है क्रेडिटर नाम से। एक तो यहाँ पर है, दूसरा ये क्रेडिटर का ओपनिंग। ठीक है, तो हम लोग ऐसा क्या करें कि हमें ये पता चल जाए कि हम लोगों ने कितना परचेस किया है। क्रेडिटर का क्या बना सकते हैं, क्रेडिटर का लेजर बनाओ। क्रेडिटर का अगर लेजर बनाओगे तो पता चल जाएगा ना कितना मटेरियल परचेस हुआ है। तो पहला क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें मतलब A है, उसको पता करने के लिए हम लोग एक क्रेडिटर का लेजर बनाएंगे। पॉइंट A, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल परचेस्ड ड्यूरिंग October 2022। बोलो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस किधर लिखे। सबसे पहले क्रेडिटर का ये रहा इंफॉर्मेशन, क्रेडिटर फॉर परचेज अकाउंट बाई बैलेंस 30,000। ये कहाँ लिखे, ये 1 अक्टूबर का है तो ये कहाँ लिखेंगे। क्रेडिटर तो लाइबिलिटी होता है, बोलो। क्रेडिट साइड बाय बैलेंस। बाई बैलेंस BD 30,000। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ क्रेडिटर ईयर एंड का 15,000, तो वो हो जाएगा टू बैलेंस CD।
अच्छा, फिर बोल रहा है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, बोलो एंट्री क्या होगा। अब सबसे पहले ये पता करना है कि ये इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम है कि नॉन इंटीग्रेटेड, तो बोलो ये इंटीग्रेटेड है कि नॉन इंटीग्रेटेड है, कैसे पता करोगे। ये जो इंफॉर्मेशन है इसी से पता चल रहा है। अगर इंटीग्रेटेड होगा, वैसे बताएंगे तो फिर तुम लोग तो आंसर दे ही दोगे मुझे जितना लग रहा है। तो बोलो इंटीग्रेटेड है कि नॉन इंटीग्रेटेड, पहले खुद से बताने का कोशिश करो। क्वेश्चन पढ़ के ही तो समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन देख के। इंटीग्रेटेड होने से क्या होगा, दोनों सेट ऑफ बुक्स में एक साथ काम होता है, नॉन इंटीग्रेटेड अलग। तो इंटीग्रेटेड या नॉन, अगर क्रेडिटर का इंफॉर्मेशन है तो वो कहाँ रहता है, क्योंकि नॉन इंटीग्रेटेड में तो हम लोग क्रेडिट पर्सनल रियल अकाउंट यूज ही नहीं करते हैं, तो फिर यहाँ पर क्रेडिटर भी है, तो ये कौन सा वाला सिस्टम है। আমি বলেও দিলাম তাও বলতে পারবে না তোমরা। मैंने तो सब बता दिया फिर भी नहीं बोल सकते हो, मतलब क्रेडिटर तो एक पर्सनल अकाउंट है, तो क्रेडिटर अकाउंट जब यूज करते हैं तो वो इंटीग्रेटेड होगा कि नॉन इंटीग्रेटेड होगा। इंटीग्रेटेड। हाँ, ये इंटीग्रेटेड है तभी तो क्रेडिटर आ रहा है, क्योंकि नॉन इंटीग्रेटेड में तो क्रेडिटर वगैरह कुछ नहीं आता है। ये तो मेन चीज है, देखो टॉपिक ही खत्म होने को आ रहा है, इसके बाद रिकंसिलिएशन करेंगे तो ये चैप्टर ही हम लोग का खत्म हो जाएगा। देखो जब यहाँ पर नॉन इंटीग्रेटेड होता है सिर्फ नॉमिनल रियल और पर्सनल के नाम पे तो सीएलसी या जीएलए, पहला बात है पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी सीएलसी जीएलए है नहीं। दूसरा बात है कि क्वेश्चन में क्रेडिटर दिया है, तो क्रेडिटर दिया है इसका मतलब जो इंटीग्रेटेड वाला है वो यूज हो रहा है, इसीलिए क्रेडिटर दिखा रहा है। ठीक है, तो जो भी हो, ये तो मतलब बताना चाहिए था। तो यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन में कि पेमेंट किया है हम लोगों ने, यहाँ चला गया, ये रहा, पेमेंट किया है हम लोगों ने क्रेडिटर को कितना, 1,05,000। तो बोलो एंट्री क्या होगा पेमेंट का। तो ये एंट्री कौन करता है, फाइनेंस वाला करता है, तो क्या एंट्री होगा, ये थोड़ी ना कॉस्ट वाला करता है। क्रेडिटर को क्या पे करना है, कितना किया, वो सब थोड़ी ना कॉस्ट वाला मेंटेन करता है, फाइनेंस वाला करता है। तो बोलो क्या क्रेडिटेड एंट्री, टू कैश। क्रेडिटेड टू कैश या बैंक। तो बैंक लिख देते हैं 1,05,000। अब ये टोटल करो, और तो कुछ है नहीं क्रेडिटर वाला इंफॉर्मेशन, तो 15,000 और ये हो गया 1,05,000, कितना हो जाएगा। 120। 1,20,000 हो रहा है क्या, 1,20,000, तो 1,20,000 माइनस 30,000 कितना हो जाएगा, 90। 90। इसको क्या लिखेंगे, तो क्रेडिटर का अकाउंट कब ओपन होता है, जब हम लोग क्रेडिट परचेस करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा बाई। 25। लेकिन परचेज नहीं लिखेंगे, हम लोग इंटीग्रेटेड वाला कर रहे हैं ना, तो दोनों का अकाउंट को मिला के लेना पड़ता है। तो फिर अगर परचेज लेंगे तो वो तो फिर कॉस्ट वाला हो गया, तो यहाँ इंटीग्रेटेड सॉरी फाइनेंस वाला हो गया। तो फाइनेंस वाला तो लिखता है परचेज टू क्रेडिटर, कॉस्ट वाला क्या लिखता है एसएलसी, एसएलसी टू जीएलए। तो हमें मिला के जो इंटीग्रेटेड है वो फॉर्मेशन लेना है, तो मिला के क्या होगा। इसी से एग्जाम्पल से हम लोगों ने क्वेश्चन भी स्टार्ट किया था, हम दिखा देते। तुम लोग को याद नहीं है पता नहीं क्यों, ये देखो, याद होना चाहिए, क्योंकि लास्ट क्लास में तो हम लोगों ने वही पढ़ा था ना। कहाँ पर लिखा है, दिखा दो। ये तो सिखाया था जो, जब इंटीग्रेटेड होता है तो एंट्री यहाँ से, तो लास्ट क्लास में तो यही सीखा, फिर क्या सिखाया मैंने बोलो। क्रेडिटर और ये टू जीएलए सीएलसी, तो मैंने बोला ये डमी अकाउंट है, इसको लेने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसे ये नाम यूज किया जाता है बस कंप्लीट करने के लिए। अब दोनों मिलके काम करेंगे तो इनसे कुछ लेना चाहिए और इनसे भी कुछ लेना चाहिए, तो इनसे स्टोर लेजर ले लिया तो इनसे क्रेडिटर लेंगे, तो स्टोर लेजर कंट्रोल टू क्रेडिटर होगा, ये होना चाहिए। तो बोलो क्या एंट्री होगा। एसएलसी बाई एसएलसी। तो फिर ये सब तो खुद से बताना चाहिए तुम्हें। तो ये हो गया मेरा 90,000 का परचेज, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ मेटेरियल परचेज हो गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं मेटेरियल परचेज ड्यूरिंग अक्टूबर। गुड मॉर्निंग अभिजीत।
गुड मॉर्निंग मैम। ड्यूरिंग अक्टूबर 2022 is rupees 90,000, is for rupees 90,000। ठीक है, ये पहला वाला हो गया। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है? सेकंड क्वेश्चन पूछा है कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड इन अक्टूबर 2022। अक्टूबर 2022 में कितना गुड्स कंप्लीट हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कौन सा अकाउंट बना सकते हैं? फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन अक्टूबर फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, तो फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट देखते हैं हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं। हाँ है, टू बैलेंस बीडी 75,000, क्योंकि फिनिश्ड गुड्स स्टॉक होता है तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 75,000। अच्छा, फिर और क्या एंट्री होता है वो दिमाग में आना चाहिए। तो देखो, ये तो हो गया मेरे पास पहले से इतना स्टॉक है। ठीक है, और करेंटली कितना स्टॉक बना, ये जो बाय टू बैलेंस बीडी हुआ है ये 1 अक्टूबर मतलब प्रीवियस मंथ का सितंबर के एंड में जितना सारा स्टॉक बन के रेडी हुआ था वो हम लोगों ने इस बार ब्रॉड डाउन किया। और इस बार करेंटली जो स्टॉक बना है जो कि फैक्ट्री से वेयर हाउस तक पहुंच गया वो कितने का है? तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? एंट्री बताओ। जो फैक्ट्री से वेयर हाउस तक पहुंचा, तो जो फैक्ट्री से वेयर हाउस पहुंचेगा वो क्या है? WIP से फिनिश गुड्स हो गया होगा, तो क्या एंट्री होता है बोलो? बहुत बार बोला है ये मैंने। फिनिश गुड्स टू डब्ल्यू। फिनिश गुड्स टू WIP। ठीक है, जो कि इस बार का गुड्स प्रोड्यूस्ड है इस मंथ का। ठीक है, इस मंथ का यानी अक्टूबर का जो हम लोगों ने फिनिश गुड्स बना के रेडी किया वो कितना है देखेंगे। अब बाकी क्या होगा? बाकी हम लोग का ये टोटल स्टॉक हो जाएगा। ये जब वैल्यू मुझे मिल जाएगा, देखते हैं ये वैल्यू दिया है कि नहीं। तो देखो, ये वैल्यू दिया है कि नहीं। नहीं, ये वैल्यू तो नहीं दिया है। देखो, ये क्रेडिटर वाला पॉइंट तो हम लोगों ने कर लिया। फिनिश्ड गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक दिया है 66,000, ये किधर लिखेंगे? बाई बैलेंस सीडी। बाई बैलेंस सीटी। 66,000। ठीक है। अच्छा, और इस अकाउंट में क्या आ सकता है? मेरे पास पहले से इतना स्टॉक था, इस बार मैंने इतना स्टॉक बनाया, इतना मेरा बचा हुआ है, तो बाकी कहाँ जाएगा? सेल्स। सेल्स। तो सेल्स को हम लोग क्या लिखते हैं इधर? बाई क्या लिखते हैं? जब सेल हो जाता है तो क्या लिखते हैं फिनिश गुड्स अकाउंट में? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कोई भी फिनिश गुड्स अकाउंट ले लो तुम लोग, देखो जैसे यहाँ दिखा देते हैं, ये देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो बिक जाता है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है? तो ये देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया है 1,95,000, तो 1,95,000 बिक गया है। मेरे पास 75,000 था, 1,95,000 बिकने के बाद भी 66,000 रह गया। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसका मतलब इस बार भी नया गुड्स प्रोड्यूस हुआ है। तो वो कितना होगा? बैलेंस करके आ जाएगा। तो बैलेंस करके देखो कितना आ रहा है। 1,86,000। 1,86,000। ठीक है, 1,86,000, 2,61,000। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड इन अक्टूबर 2022 हो जाएगा 1,86,000। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं नेक्स्ट पेज में।
1,86,000। ठीक है, दो क्वेश्चन का आंसर हम लोग का हो गया। अच्छा, इसके बाद सी में बोला है ओवरहेड अप्लाइड टू प्रोडक्शन इन अक्टूबर 2022। अक्टूबर 2022 में हम लोगों ने ओवरहेड कितना अप्लाई किया है वो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखो पॉइंट सी, ओवरहेड अप्लाइड टू प्रोडक्शन इन अक्टूबर 2022। अप्लाइड टू ओवरहेड अप्लाइड, तो कैसे ओवरहेड अप्लाई करने बोला है, डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर लेना है रिकवरी रेट। तो रिकवरी रेट क्या होगा, वो थोड़ी देर पहले मैंने निकलवाया तुम लोगों से, 1.5 हुआ। और ये रिकवरी रेट किस पे लगेगा, क्योंकि रिकवरी रेट है पर लेबर आवर। ठीक है, तो यहाँ पर लेबर आवर लेना पड़ेगा, लेबर आवर फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते टोटल लेबर आवर। तो अक्टूबर के मंथ में टोटल कितना लेबर आवर काम हुआ है वो गिवन था, ये देखो 28,200 आवर। तो 28,200 आवर्स काम हुआ है, ये तो हमें पता चल जाता है। लेकिन खर्चा कैसे लगाना है, बोला है कि ओवरहेड रिकवरी रेट लेबर आवर बेसिस पे लगाना है। और जिसका एस्टिमेशन कैसे होगा, अगर पूरे साल भर में 6,75,000 का खर्चा होता है और उसके अगेंस्ट में कितना लेबर आवर जो है यूज हुआ है, 4,50,000, तो लेबर आवर जो रेट है वो हम लोग निकाल सकते हैं, ₹6,45,000 डिवाइडेड बाई, सॉरी 6,75,000 और 4,50,000। तो 28,200 आवर्स पे हम लोग चार्ज करेंगे ₹1.5 पर लेबर आवर बेसिस पे। ठीक है, मतलब 1 घंटा लेबर आवर काम होने से ₹1.5, तो 28,200 होने से कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करके बोलो कितना हो रहा है। 2,300। 42,300 रुपीज। ठीक है, तो इतना ओवरहेड हम लोग अप्लाई करेंगे अक्टूबर के मंथ में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसके ऊपर। अच्छा। बोल रहा है बैलेंस ऑफ WIP कंट्रोल अकाउंट ऑन 31 अक्टूबर 2022, मतलब 31 अक्टूबर 2022 का क्लोजिंग WIP कितना है वो हमें बताना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर बैलेंस ऑफ WIP ऑन 31 अक्टूबर 2022। तो यहाँ एक इंफॉर्मेशन दिया था, ये देखो 31 अक्टूबर में जो अनफिनिश्ड मतलब WIP है उसका वैल्यू कितना है, तो ये 3,000 और 6,000। ठीक है, ये मेटेरियल और लेबर और ओवरहेड भी लगेगा, क्योंकि उसी के लिए हमें ये 1,200 डायरेक्ट लेबर आवर बता दिया है, क्योंकि ओवरहेड तो लेबर आवर बेसिस पे लगेगा। तो मेटेरियल का खर्चा हुआ है 6,000, लेबर का खर्चा हुआ है 3,000, वो तो हो गया डायरेक्ट लेबर। और जो ओवरहेड का खर्चा है वो फिर कितना होगा, क्योंकि वो लेबर आवर बेसिस पे लगता है, तो ये 3,000 का पेमेंट हुआ है 1,200 लेबर आवर काम होने के लिए, तो जो कि डायरेक्ट लेबर आवर है, तो इस पे ₹1.5 करके ओवरहेड का भी आ जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि WIP का वैल्यू कितना आ रहा है। तो WIP बन के जो रेडी है, ठीक है, मतलब WIP कंडीशन में जो पड़ा हुआ है उसमें मेटेरियल का खर्चा हुआ है 6,000, उसमें डायरेक्ट लेबर का खर्चा हुआ है, क्वेश्चन ने खुद बता दिया है 3,000। अब हम लोग को और एक खर्चा अप्लाई करना पड़ेगा, ओवरहेड, जो कि क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली नहीं बताया, हमें खुद से करना है। तो ओवरहेड कैसे अप्लाई होता है, लेबर आवर रेट पे, डायरेक्ट लेबर आवर रेट पे। तो डायरेक्ट लेबर आवर है देखो 1,200,
ठीक है, और इनटू कितना हो जाएगा, रेट कितना चल रहा है 1.5 रुपए करके, तो फिर कितना होगा, मतलब रेट इतना हम लोगों ने डिसाइड किया है ना कि 1.5 रुपए करके अप्लाई करेंगे, तो फिर 1200 इंटू 1.5 रुपए कितना हो जाएगा, वही मेरा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ WIP या फिर WIP क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। ये कितना आ रहा है 1200 इंटू 1.5 रुपए, 1800। और ऐड करके 6 3 9 और 1 10, 10,800। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ WIP हो गया हम लोग का 10,800। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं। डायरेक्ट मेटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द अक्टूबर, मेटेरियल कंज्यूम्ड कितना हुआ है अक्टूबर में वो बताना है। मेटेरियल कंज्यूम्ड कितना हुआ है, तो मेटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मुझे कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, बोलो, मेटेरियल से रिलेटेड अकाउंट और कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, क्या अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। मेटेरियल कंज्यूम निकालोगे तो मेटेरियल अकाउंट नहीं ओपन करोगे, तो कौन सा अकाउंट होगा, एक SLC, और मेटेरियल यूज जब होता है तो मतलब जब प्रोडक्शन में जाता है तो कौन सा अकाउंट इम्पैक्ट होता है, SLC कम हो जाता है, और डायरेक्ट मेटेरियल हुआ तो कौन सा अकाउंट इम्पैक्ट होता है, WIP। WIP इम्पैक्ट होता है। तो ये दोनों को बनाएंगे तो कंज्यूम्ड पता चल जाएगा। ठीक है, स्टोर लेजर 54,000 टू बैलेंस BD। अच्छा, फिर मेटेरियल WIP का टू बैलेंस BD 6,000। अच्छा, इसके अलावा, अच्छा ये क्रॉस पोस्टिंग कर दो, मटेरियल जो परचेज हुआ था यहाँ पर SLC लिखा था ना, तो क्या हो जाएगा ये वाला एंट्री क्रॉस पोस्टिंग करने से, ये रहा SLC टू क्रेडिटर, तो टू क्रेडिटर हो जाएगा 90,000। अब ये दोनों अकाउंट क्यों साइमल्टेनियसली बनाए पता है, क्योंकि देखो यहाँ पर जब हम लोग मटेरियल को इशू करते प्रोडक्शन में तो हम लोग लिखते हैं बाई WIP, ठीक है, तो वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसका इंफॉर्मेशन तो अभी मुझे पता नहीं, वो निकालेंगे तो ही तो पता चल जाएगा कि कंजम्पशन कितना है। ठीक है, और अगर मेरा कुछ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है वो भी निकालना पड़ेगा, तो WIP का जो आंसर आएगा वही मेरा कंजम्पशन होगा। और मुझे एक चीज देखना है कि क्लोजिंग स्टॉक में भी कुछ है कि नहीं, तो उसके लिए तो मुझे नहीं पता है कि नहीं, मुझे देखना पड़ेगा, मतलब यहाँ तो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है बट कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा है क्या जिससे हम लोग निकाल सकते हैं। अभी कंफर्म कैसे करें कि क्लोजिंग स्टॉक में कुछ होगा ही नहीं, तो फिर हम तो ये दो टोटल करके बैलेंस इधर लिख देंगे, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये तो 1,44,000 हो रहा है, तो क्या हम बोल दें 1,44,000 का कंजम्पशन है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल भी तो हो सकता है। अब हम कैसे कंफर्म करें होगा कि नहीं होगा, तो इससे बेटर है कि हम लोग WIP अकाउंट बनाए, वहां से कंजम्पशन को इधर ट्रांसफर करें, मतलब यहाँ जो क्रॉस पोस्टिंग वाला एंट्री होगा, यहाँ तो एक एंट्री होगा ना WIP टू क्या हो जाएगा SLC, ठीक है, WIP2 क्या हो जाएगा SLC होगा, तो वो SLC वाला डेटा को हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो फिर कंफर्म हो जाएंगे कि क्लोजिंग स्टॉक होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, अच्छा तो अब WIP को कंप्लीट करते हैं, तो WIP में क्या क्या जाएगा, तो एक तो देखो वो WIP फिनिश गुड्स, जो ये वाला क्रॉस पोस्टिंग कर दो, फिनिश गुड्स में जो गया WIP से वो वाला क्रॉस पोस्टिंग हम लोग कर सकते हैं, ये वाला। ठीक है, टू WIP यानी बाई फिनिश गुड्स 1,86,000, बाई फिनिश गुड्स 1,86,000।
1,86,000। तो हम लोग के पास ओपनिंग में इतना था और हम लोगों ने 1,86,000 जो है ट्रांसफर किया है, मतलब WIP से 1 लाख फिनिश गुड्स बना है 1,86,000 का सामान। इसके अलावा WIP में क्या क्या आता है वो हमें दिमाग में रखना है। तो WIP में क्या क्या आएगा और देख लेते हैं। तो WIP का क्या क्या आता है, तो चलो एक बार समरी में जाते हैं, वहां हमें कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगा। तो देखो अगर याद है तो वहां मतलब समरी देखने का जरूरत नहीं है, नहीं तो देखना पड़ेगा। तो WIP कहाँ कहाँ आता है, ये देखो WIP टू SLC वो तो हमें निकालना पड़ेगा। टू SLC हम लोग देखेंगे, मतलब एक WIP टू SLC होगा, एक जो है वेजेस कंट्रोल, ये तो WIP नहीं है। एक WIP टू वेजेस कंट्रोल हो सकता है, मतलब वेजेस का खर्चा जब हम लोग क्लोज करेंगे तो आ जाएगा। और एक आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर जब हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड को जो है क्लोज करते हैं। ठीक है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस WIP अकाउंट में क्या क्या आ सकता है वो हम लोग पहले देख लेते हैं। तो ये WIP अकाउंट में एक तो हम लोग का वेजेस कंट्रोल आ सकता है, ठीक है, एक हो सकता है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, ये दोनों का क्लोजिंग, और एक हो जाएगा SLC। ये तीन चीज मेनली आ सकता है, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पर कुछ मिल रहा है तो हम लोग देख सकते हैं, चलो देखो कि कोई इंफॉर्मेशन है या नहीं है। वेजेस, वेजेस का तो हम लोग निकाल सकते हैं 20। देखो 28,200, ये जो वेजेस दिख रहा है 28,200 डायरेक्ट लेबर आवर काम हुआ है, ठीक है। अब देखो 1200 घंटा काम करने पे अगर 3,000 रुपए दिया जाता है तो डायरेक्ट लेबर का रेट कितना है। अब तुम लोग 1.5 रुपए मत बोल देना, वो ओवर रेट का रेट है, ठीक है। लेबर को हम लोग कैसे पेमेंट किए हैं, 3,000 रुपए डायरेक्ट लेबर पेमेंट, जिसमें 1200 घंटा काम हुआ है। तो 1200 घंटा काम करने से अगर 3,000 रुपए दिया गया है तो 1 घंटा काम करने का कितना। 2.5। 2.5 करके कितना घंटा टोटल इस मंथ में काम हुआ है, 28,200, ठीक है, डायरेक्ट लेबर आवर। तो हम लोग यहाँ पर जो वेजेस का डेटा है वो निकाल सकते हैं। तो वेजेस कंट्रोल कितना आ जाएगा, तो देखो ये थोड़ा जगह हटा देते हैं यहाँ पर। वेजेस कंट्रोल का वैल्यू कितना आ जाएगा, टोटल 28,200 लेबर आवर पूरे मंथ में काम हुआ है, तो उतना पेमेंट करना पड़ा होगा हमें। अब तुम लोग बोलोगे तो फिर ये 3,000 किस चीज का है, वो तो WIP का है, ठीक है। टोटल पेमेंट कितना है, 28,200 इंटू 3,000 डिवाइडेड बाई 1,200 करने से जितना होगा, तो बोलो कितना आ रहा है वेजेस का। 70,500। 70,500, तो हम लोग का वेजेस कंट्रोल का लग गया, ठीक है। इसके बाद आने को आ सकता है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल का डेटा, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। और एक आ सकता है SLC, ठीक है। अब फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल का देखते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, तो ओवरहेड कितना चार्ज हुआ है, ये देखो 28,000, वो तो अभी अभी निकाला ना इसके पहले वाले पॉइंट में। ओवरहेड कितना चार्ज किया हम लोगों ने, 42,300, यही तो मेरा ओवरहेड अप्लाइड है, चार्ज है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 42,300। तो देखो मुझे सारा वैल्यू ही मिल गया। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP वो भी मुझे पता है, थोड़ी देर पहले ही निकाला, कितना, 10,800। तो अब SLC वाला डेटा खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। तो टोटल करो और SLC को बैलेंस करके निकालो, फिर उसको उधर ट्रांसफर करेंगे। तो ये कितना आ रहा है, 28,000। 1,78,000, अच्छा, 1,96,800। अब ये 78,000 इधर ट्रांसफर कर देंगे WIP बोल के। तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक है SLC का, ठीक है, ये कंफर्म हो गए हम लोग। तो कितना आ रहा है क्लोजिंग स्टॉक, 1,44,000 से ये माइनस कर दो, 66,000। 66,000। तो इस तरीके से निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन पजल टाइप है, ठीक है। अगर हमें प्रॉपर नॉलेज रहेगा तो ही हम लोग पुट करके निकाल पाएंगे। तो WIP में क्या क्या जाता है ये सोचना पड़ेगा ना, तब जाके निकाल सकते हैं। तो हम लोग को पूछा क्या था, क्वेश्चन क्वेश्चन ये पूछा था कि मेटेरियल कंज्यूम्ड बताओ, ठीक है। ये देखो नंबर में पूछा था मेटेरियल कंज्यूम्ड बताओ अक्टूबर का। तो मेटेरियल कंज्यूम्ड कितना हो जाएगा, मेटेरियल कंज्यूम्ड हो गया 70
78,000। मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया 78,000। अच्छा, और नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है। बैलेंस ऑफ स्टोर लेजर कंट्रोल, तो बैलेंस ऑफ स्टोर लेजर भी निकल गया 66,000, तो यहाँ पर लिख देते हैं बैलेंस ऑफ स्टोर लेजर कंट्रोल इज ₹66,000। ब्रैकेट में लिख दो कि रेफर ई पॉइंट में हम लोगों ने निकाल लिया है, तो वहीं से आंसर लिख दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है जी। तो जी वाला देखते हैं क्या बोला है। ओवर एब्जॉर्ब्ड और अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड फॉर अक्टूबर 2022। ठीक है, अक्टूबर 2022 में कोई ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है तो वो हमें बताना है। ठीक है, देखो ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या अकाउंट बनाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, तो हमें पता चल जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल का पहले बैलेंस लिखते हैं, यहाँ दिया हुआ था। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल 45,000, तो टू बैलेंस बीडी 45,000। और डब्ल्यूआईपी में देखो एक फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल 42,300 आ रखा है, तो बाई डब्ल्यूआईपी ये हम लोगों ने अप्लाई किया है 42,300। तो ये देखो मैंने टू बैलेंस भी लिख दिया है, बाकी ये फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में दिखा रहा है टोटल डेबिट, मतलब इतना हम लोगों ने खर्चा पे किया है, टोटल डेबिट का मतलब। तो 45,000 पे खर्चा पे किया, मतलब एक्चुअल एक्सपेंसेस 45,000, बट हम लोग का जो मतलब अप्लाइड है वो 42,300 है। तो बोलो हम लोगों ने कम खर्चा अप्लाई किया कि ज्यादा खर्चा अप्लाई किया, मतलब ओवर एब्जॉर्प्शन है कि अंडर एब्जॉर्प्शन। ये तो मेरा एक्चुअल एक्सपेंसेस है, क्योंकि लिखा है ना कि टोटल डेबिट, तो ये ही मैंने एक्चुअली पे किया है, कैश आउटफ्लो इतना किया, जबकि अप्लाई कर दिया है 42,300। तो फिर मैंने कम अप्लाई किया कि ज्यादा किया, कम किया, क्योंकि मैंने 42,300 किया जबकि मेरा खर्चा 45,000 है। तो फिर मेरा कितना एब्जॉर्प्शन कितना कम हुआ है वो इधर बैलेंस दिखेगा, कितना कम हो रहा है। 2007। इसको क्या लिखोगे, अब ये 2,700 जो है इसको क्या लिखेंगे हम लोग। कॉस्टिंग प्राइस। हाँ, कॉस्टिंग पे लॉस है ना, क्योंकि मैंने मेरा मान लो मेरा खर्चा मैंने एस्टिमेट करके 10 रुपए लगाया, जबकि मुझे लगाना चाहिए था 12 रुपए, तो मेरा तो लॉस हो जाएगा ना 2 रुपए, तो मुझे 2 रुपए और चार्ज करना पड़ेगा पीएल में, और खर्चा दिखाना पड़ेगा, तो बाई कॉस्टिंग पीएल बोल के हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, कभी कभी बाई बैलेंस भी दिखा दिया जाता है, अगर हम लोग इस मतलब अंडर एब्जॉर्प्शंस को अगर हम लोग जो है नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, या फिर सिंपल चाहो तो कॉस्टिंग पीएल लिख सकते हो। तो ये हम लोग का हो जाएगा अंडर एब्जॉर्प्शन 2,700। ठीक है, तो 2,700 इज अंडर एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अलग तरीके का क्वेश्चन था, ऐसा ही नहीं कि बस ये चैप्टर टॉपिक जैसा है वैसा दे दिया। इससे इस क्वेश्चन से कंसेप्ट बिल्डिंग कितना अच्छा है वो समझ में आना आ जाएगा किसी को भी। ठीक है, क्योंकि देखो बिना कंसेप्ट के इस क्वेश्चन को कर नहीं सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं कि ये एंट्री हो गया उसके बाद वो हो गया, ऐसा करके नहीं होने वाला। ठीक है, एक एक करके हमें समझना पड़ेगा। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया। हैंग कर गया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, अब 2 और 3 है। 2 जो है एंड में आराम से करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा है। 3 एक छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, जर्नल एंट्री करने बोला है इंटीग्रल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में, तो वो हम लोग
कर लेते हैं। तो जर्नल एंट्री देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला पहले करेंगे। बोल रहा है दत्ता इंटरप्राइज ऑपरेट्स एन इंटीग्रल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन दैट टुक प्लेस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। नरेशंस जरूरत नहीं है, तब तो अच्छा बात है। अगर नहीं कुछ बोला तो नरेशन लेकिन देना पड़ेगा। तो इंटीग्रल सिस्टम, तो बोल रहा है रॉ मटेरियल परचेस हुआ है 50% ऑन क्रेडिट। तो रॉ मटेरियल परचेस हुआ है तो एंट्री क्या होना चाहिए, दोनों कंबाइन करके काम कर रहे हैं, तो इनसे एसएलसी लेंगे और उनसे क्या लेंगे, उनसे रियल और पर्सनल अकाउंट। तो 50% क्रेडिट है तो 50% कैश है, तो एंट्री क्या हो जाएगा। एसएलसी टू कैश टू क्रेडिट। हाँ, एसएलसी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक और टू क्रेडिटर। 6 लाख और 50% 3 लाख 3 लाख। सेकंड, ये 1 2 हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, यहाँ दिया नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मेटेरियल इशू हुआ है प्रोडक्शन में 4 लाख का, तो क्या एंट्री होता है इशू होने से, समरी याद करो या फिर सोच के बोलो। इशू होने से एसएलसी कम हो जाएगा, जा कहाँ रहा है फैक्ट्री में, फैक्ट्री जाने से ही जो अकाउंट इम्पैक्ट होता है उसका नाम होता है डब्ल्यूआईपी। और ये एंट्री सिर्फ कॉस्ट वाला करेगा, फाइनेंस वाला करता भी नहीं है, तो फिर यहाँ पर तो कंबाइन होने का कुछ बात नहीं है, सिर्फ कॉस्ट वाला जैसे सोचता है वैसा लिखना पड़ेगा। तो बोलो क्या होगा, बता दिया, सारा चीज ही बता दिया। डब्ल्यूआईपी टू एसएलसी। हाँ, डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू एसएलसी 4 लाख। वेजेस पेड डायरेक्ट, इसमें से डायरेक्ट 50% और इनडायरेक्ट 50% है, ठीक है। तो पेड का पहले एंट्री बोलो। व्हिच कंट्री अकाउंट डेबिट टू कैश। वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ऊपर कैश लिखा है तो यहाँ भी कैश लिख देंगे। 2 लाख, ये हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों का मिला के पेमेंट का एंट्री। अब चार्ज का एंट्री होता है। तो चार्ज देखो, चार्ज क्या है, बोल रहा है कि 1 लाख प्रोडक्शन में चार्ज हुआ है, तो ये कौन सा वेजेस है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। प्रोडक्शन में जो गया है, प्रोडक्शन होने से प्रोडक्शन रिलेटेड टू डब्ल्यूआईपी, तो प्रोडक्शन मतलब कहाँ पर चार्ज हुआ है, बोल तो दिया डब्ल्यू डब्ल्यूआईपी। हाँ, तो एंट्री क्या होगा। डब्ल्यूआईटी टू एच पी। और जो इनडायरेक्ट वाला है वो बोला नहीं है, लेकिन हमें तो खुद से चार्ज का एंट्री कंप्लीट करना पड़ेगा, तो इनडायरेक्ट वाला क्या होगा, टू वेज कंट्रोल, तो वो भी होगा, लेकिन डब्ल्यूआईपी के जगह क्या होगा, ओवरहेड। इनडायरेक्ट मतलब ओवरहेड, अब कौन सा ओवरहेड होगा, फैक्ट्री ओवर। फैक्ट्री ओवरहेड। तो डब्ल्यूआईपी अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल। और ये सब देखो सिर्फ कॉस्ट वाला करता है, इसीलिए हमें यहाँ पर कंबाइन वाला बात सोचना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कंबाइन कुछ होगा ही नहीं, दो चीज होता है तो ना कंबाइन होगा। और एक हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल टू वेज कंट्रोल, ठीक है। तो ये वेजेस वाला कंप्लीट हुआ। अब फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड, तो फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड क्या होगा, इनकर्ड का मतलब पे। फैक्ट्री ओवरहेड टू कैश। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक।
अच्छा, अब चार्ज कितना है बोल रहा है 1 लाख, तो 1 लाख ही चार्ज करेंगे, ठीक है। मतलब खर्चा 80 हजार है, बट हम लोगों ने चार्ज किया है 1 लाख, मतलब ओवर एब्जॉर्प्शन है, जो भी है हम लोग एंट्री कर लेते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड जब चार्ज होगा तो क्या एंट्री होगा? चार्ज टू प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन मतलब कहाँ दिखाएंगे? WIP to factory overhead. हाँ, WIP टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। अब नेक्स्ट बोला है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर्ड, मतलब वही सेम एंट्री, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू। Cash. ये एंट्री दोनों ही करेंगे, तो एक जन करेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट डेबिट, मतलब एक्सपेंसेस वाला, एक्सपेंसेस टू कैश या बैंक, और ये लोग एक्सपेंसेस को इस नाम से लिखेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल टू कैश। 40,000। अब इसे क्लोज भी करना पड़ेगा, तो टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल, और क्लोज कहाँ होगा? अब देखो इसमें चार्ज कुछ बोला नहीं है कितना, ठीक है, तो फिर हम लोग 40,000 ही लिखेंगे चार्ज यानी क्लोज, ठीक है। अब ये क्लोज कहाँ होता है? जैसे फैक्ट्री ओवरहेड WIP में होता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ क्लोज होता है? कॉस्ट शीट याद करो, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करने के बाद क्या आता है? Cost of sales. तो वहाँ क्लोज होता है। जैसे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल ऐड करने के बाद जो है WIP का कंसेप्ट ही आ जाता है, तो वैसे ही कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर फिनिश्ड गुड्स एट कॉस्ट, मतलब फिनिश्ड गुड्स जो हमारे पास आके आया है वो है 5 लाख का, तो वो कहाँ से आया है? वेयर हाउस से, सॉरी फैक्ट्री से वेयर हाउस, ठीक है। तो फिर इसका मतलब फिनिश गुड्स आया है, तो फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा? WIP. WIP। 5 लाख। तो ये सब एंट्री सिर्फ कॉस्ट वाला करता है। अच्छा, अब ये फिनिश गुड्स वाला भी तो क्लोज करना पड़ेगा, तो ये फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट जब क्लोज होगा तो टू फिनिश गुड्स कंट्रोल होगा, और डेबिट क्या होगा? Cost of sales. कॉस्ट ऑफ सेल्स होता है। 5 लाख से ज्यादा लिख दिया मैंने, ठीक कर। क्लोजिंग स्टॉक कुछ है नहीं। अच्छा, सेल्स, पहले सेल्स है, इसके बाद सेल्स 50% क्रेडिट में हुआ है, तो बोलो सेल का एंट्री क्या होगा? सेल कौन करेगा? सेल का एंट्री सिर्फ फाइनेंस वाले करेंगे, कॉस्ट वाले को कोई मतलब नहीं है कि क्या सेल, वो बस रेडी करके दे देते हैं कि इतना में सेल कर सकते हो, ये प्रॉफिट हो सकता है एस्टिमेटेड। तो एंट्री क्या होगा जो नॉर्मल तुम लोग अकाउंट्स में करते हो? बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में भी हुआ है तो डेटर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? Sales. टू सेल्स। 7,50,000, 50% कितना होगा 7,50,000 का? 3.5 लाख, नहीं 3,75,000। बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अच्छा, फिर रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, बोलो क्या एंट्री होगा? नॉर्मल जो तुम लोग करते हो अकाउंट्स में, इसका थोड़ी ना कोई दूसरा एंट्री हो सकता है।
कैश टू डेटर। क्योंकि ये एंट्री सिर्फ और सिर्फ जो है फाइनेंस वाले करेंगे ना। अच्छा, मैंने एक जगह बैंक लिख दिया, एक जगह कैश लिख दिया, सभी को कैश लिखना पड़ेगा अगर कैश यूज कर रहे हैं, तो इसको भी कैश कर देते हैं। और एंड में बोला है पेमेंट टू क्रेडिटर, बोलो क्या होगा। क्रेडिटर टू कैश। हम्म टू लाख। हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 2। A company operates on historical job cost accounting system which is not integrated, मतलब integrated नहीं है, non integrated with financial account the begin at the beginning of month, at the beginning of a month the opening balance is in cost ledger where cost ledger में ये सारे बैलेंस दिख रहे हैं, स्टोर लेजर कंट्रोल, WIP फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। फिर यहाँ पर ड्यूरिंग द मंथ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस, ये ट्रांजैक्शंस हुए हैं। बोल रहा है कि प्रिपेयर द रेलिवेंट कंट्रोल अकाउंट टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द कॉस्ट लेजर ऑफ द कंपनी, तो ये सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए रेलिवेंट हमें अकाउंट बनाने के लिए बोला है। एट द एंड ऑफ द मंथ द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP वाज 55 लाख 25 लाख, मतलब रॉ मटेरियल का जो क्लोजिंग वैल्यू है वो है 55, WIP का 25। द लॉस अराइजिंग इन रॉ मटेरियल अकाउंट इज ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड, बोल रहा है कि रॉ मटेरियल अकाउंट में कोई एक लॉस निकल के आएगा, शायद मटेरियल लॉस हो रहा है, तो उसे हमें फैक्ट्री ओवरहेड बोल के ट्रीट करना है। द बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ, और जो बिल्डिंग का काम अंडर कंस्ट्रक्शन है वो बोल रहा है कंप्लीट हो जाएगा इस मंथ को। कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 20% ऑन सेल्स। ये सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जितना सारा लेजर चाहिए वो हम लोग बनाएंगे, जिसमें से कुछ लेजर का तो हमें बैलेंस बोला है, तो शायद ये लेजर तो हमें ओपन करना ही पड़े तभी दिया हुआ है। बाकी ट्रांजैक्शन के साथ देखेंगे। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो ये बैलेंस क्या बैलेंस होगा बोलो तो। डेबिट या क्रेडिट, तो ये तो स्टॉक है, तो बोलो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। डेबिट। डेबिट, ठीक है। अब ये वाला वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी तो स्टॉक होता है, तो ये डेबिट। डेबिट। और फिनिश गुड्स कंट्रोल डेबिट। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग भी तो एसेट है, डेबिट। डेबिट। अब ये सारे डेबिट का एक बार टोटल करो, देखो तो कितना आता है। 400 और ये 540 है ना, 540 आ रहा है। अब ये 540 डेबिट है, अगर इसको ट्रायल बैलेंस फॉर्मेट में दिया हुआ होता, ठीक है, तो फिर स्टोर लेजर कंट्रोल, WIP फिनिश्ड गुड्स और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ये सभी डेबिट साइड में आ जाता, सारे बैलेंसेस, ठीक है। और टोटल हो जाता मेरा 540। अब इसको मैच करने के लिए इधर एक चाहिए, तो इधर कौन सा लेजर होता, ये जो SLC और CLC वो भी तो आएगा, तो फिर इसका मतलब ये CLC का जो 540 है ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बट इस क्वेश्चन में ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। क्रेडिट, ठीक है। तो इसका मतलब ये 540 इधर है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। इसे किधर ब्रॉट डाउन करोगे, इसे हम लोग क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन करेंगे, ठीक है।
क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है ना। अब पर्सनल अकाउंट में क्या है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये देख के हम लोग बोल सकते हैं कंफर्म कि ये मेरा क्रेडिट साइड में इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन होना चाहिए। तो चलो पहले ये अकाउंट बना लेते हैं। क्या ये लेजर हमें चाहिए होगा? बिल्कुल चाहिए होगा, क्योंकि देखो अगर दिया हुआ है और देखो ना क्या क्या चीजों का इम्पैक्ट दिखाना है, मेटेरियल का रिलेटेड विद स्टोर लेजर, वेजेस, वर्क्स ओवरहेड, रॉयल्टी पेड। तो इसका मतलब ये सारे अकाउंट हमारा जो है बनना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई अकाउंट बनाना पड़े तो वो हम लोग बनाएंगे। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। टू बैलेंस पीडी 80 लाख। तो हम जैसे 80 लिखा हुआ है वैसे ही लिख रहे हैं ये सब ऊपर, लेकिन प्रेजेंटेशन में तुम लोग को एग्जाम में लिखना पड़ेगा इन लाख, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, अभी हम उतना सारा चीज मेंटेन नहीं कर रहे। फिर इसके बाद है WIP कंट्रोल। ट्वेंटी फिनिश्ड गुड्स 430। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 10। कॉस्ट लेजर कंट्रोल 540। फाइव फोर्टी। अब एक एक करके ट्रांजैक्शंस जो है देख देख के लिखना है। सबसे पहले मेटेरियल परचेज, बोलो मेटेरियल परचेज का एंट्री। और ये नॉन इंटीग्रेटेड है, क्वेश्चन पहले ही बोल दिया था। तो मेटेरियल परचेज का एंट्री बोलो। SLC to CLC. SLC टू CLC। ठीक है, तो CLC में लिखेंगे बाई SLC। यहाँ पर लिख देते हैं बाई SLC मेटेरियल परचेस्ड 40। 40 है, और इधर हो जाएगा टू CLC मेटेरियल परचेज 40। ये हो गया परचेज। इशूड टू प्रोडक्शन बोलो क्या एंट्री होगा? तो SLC कम हो जाएगा, और डेबिट प्रोडक्शन का बात है WIP to SLC. WIP टू SLC। तो SLC में बाई WIP। ये डायरेक्ट वाला है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो डायरेक्ट मटेरियल है 50। और WIP में टू SLC। इशूड टू फैक्ट्री मेंटेनेंस, तो फिर क्या होगा? तो SLC तो यहाँ भी कम होगा, बट फैक्ट्री मेंटेनेंस के लिए इशू हो रहा है, तो डेबिट क्या होगा? Factory overhead control. फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। वो अकाउंट हम लोगों ने नहीं बनाया क्योंकि हमारे जो लेजर बैलेंसेस दिए हुए थे उसमें नहीं था, तो वो अकाउंट हम लोग बना लेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट।
जो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल है वही वर्क्स ओवरहेड होता है, वही मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। तो एंट्री हो रहा है 2 SLC 6 लाख रहा, इशूड टू फैक्ट्री मेंटेनेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। और लिख नहीं रहा है, बोल रहा है इशू टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो फिर क्या एंट्री होगा? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इशू हो रहा है, तो सोचो क्या होगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जाएगा तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, पहला बात है मटेरियल जा रहा है, तो मटेरियल तो यहाँ पर भी 2 SLC होगा। डेबिट क्या होगा? बिल्डिंग के कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, तो डेबिट क्या होगा? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 2 SLC, ठीक है। तो SLC में लिखेंगे बाय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। फोर लाख, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा टू स्टोर लेजर कंट्रोल 4 लाख। अच्छा, ये सारा एंट्री हो गया मटेरियल रिलेटेड। वेजेस, तो वेजेस का तो कोई अकाउंट हम लोगों ने बनाना नहीं है, बनाएंगे तो ठीक है, एंट्री के साथ साथ ही बना लेते हैं। सबसे पहले बोल रहा है वेजेस पेड, इसका एंट्री क्या होगा? वेजेस कंट्रोल 2 CLC, तो वेजेस कंट्रोल का अकाउंट एक बनाना पड़ेगा। $150, और CLC में बाई वेजेस कंट्रोल 150। अच्छा, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस ये ग्रॉस मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों है। अब इनडायरेक्ट वेजेस का मतलब जितना इनडायरेक्ट वेजेस चार्ज हो रहा है, तो वेजेस चार्ज होने से टू वेजेस कंट्रोल हो जाएगा। और डेबिट क्या होगा? इनडायरेक्ट होने से डेबिट क्या होगा? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल टू वेजेस कंट्रोल, तो यहाँ पर लिखेंगे टू वेजेस कंट्रोल। अमाउंट है 40 बाई फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल इनडायरेक्ट 40। अच्छा, फिर बोल रहा है फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में वेजेस का खर्चा चार्ज हुआ है, तो फिर से वेजेस कंट्रोल डेबिट क्या हो जाएगा? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग के दाम में ही तो वो ऐड हो जाएगा ना, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टू वेजेस कंट्रोल, तो वेजेस कंट्रोल में बाय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में टू वेजेस कंट्रोल। अच्छा, अब देखो एक चीज, ये वेजेस का जो इसमें ये जो पेमेंट है, इसमें तो डायरेक्ट भी है इनडायरेक्ट भी है, क्योंकि वो ग्रॉस है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है बिल्डिंग का भी इसमें एड ऑन है, ठीक है। ये समझाने के लिए बोल रहे हैं, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का भी एड ऑन है। मतलब 150 में डायरेक्ट, अब इनडायरेक्ट में बोल रहा है कि 40 चार्ज किया है हम लोगों ने, बिल्डिंग का 10 चार्ज किया है, ठीक है। अच्छा, तो फिर बाकी कितना है जो मेरा डायरेक्ट में चार्ज होगा?
मतलब मेरा ये अकाउंट तो टैली हो जाता है ना, इसमें तो कोई बैलेंस होता नहीं है। तो डायरेक्ट वाला तो चार्ज नहीं हुआ है, तो डायरेक्ट वाला कितना होगा जो चार्ज होगा? 100। 100 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट वाला 100, तो डायरेक्ट वाला जो चार्ज होगा उसको हम लोग क्या लिखते हैं? WIP। WIP। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई WIP डायरेक्ट 100। ठीक है, तो WIP में ये चला जाएगा टू वेज कंट्रोल बोल के 100। डायरेक्ट लेबर का 100। ठीक है, ये हमें खुद से लिखना पड़ेगा, ये हमें खुद से लिखना चाहिए। अच्छा, अब वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा, लेकिन क्लोज सभी एक के बाद एक बाद में करेंगे। फिर हो गया वर्क्स ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड। तो इनकर्ड का एंट्री क्या होता है? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल टू CLC। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल टू CLC। कितना है? 160। और CLC में क्या हो जाएगा? बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। 160। ये हो गया इनकट का एंट्री। फिर बोल रहा है एक्सक्लूडिंग आइटम शोन अबव, तो बोल रहा है इसमें बाकी ऊपर का कोई भी आइटम इंक्लूडेड नहीं। बोल रहा है इसमें बोल रहा है एब्जॉर्ब्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इतना, अंडर एब्जॉर्ब्ड इतना। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने 20 चार्ज किया, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो चार्ज किया है उसका एंट्री क्या होगा? तो टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल तो होगा चार्ज करने से। ठीक है, डेबिट क्या होगा? जहां चार्ज करे तो बिल्डिंग के दाम में सारा चीज ऐड हो रहा है ना, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट होगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। वन सिक्सटी बाई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। फिर अंडर एब्सॉर्ब्ड हुआ है 8, तो अंडर एब्सॉर्प्शन का मतलब हम लोगों ने कम चार्ज किया, और भी चार्ज करेंगे तो मेरा PL में क्या इम्पैक्ट आएगा? PL डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट। डेबिट होगा ना, अभी थोड़ी देर पहले ही किया था। बाई कॉस्टिंग PL। अंडर एब्सॉर्प्शन 8। ठीक है, अंडर एब्सॉर्प्शन 8 हो गया। तो हम लोग एक कॉस्टिंग PL का भी अकाउंट बना लेते हैं। नेसेसरी लेजर बोला है ना, तो जितने सारे ट्रांजैक्शन होंगे सभी का बनाना पड़ेगा। टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। 8। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर अंडर एब्सॉर्ब्ड हुआ है हम लोग का 8, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में गया है 8। ठीक है, तो फिर अच्छा ठीक है, ये यहाँ तक ही रहने देते। फिर बोल रहा है रॉयल्टी पेड, तो रॉयल्टी पेड का एंट्री क्या होगा?
रॉयल्टी पेड का एंट्री बोलो, रॉयल्टी टू CLC. रॉयल्टी टू सीएलसी टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, कॉस्ट लेजर कंट्रोल में बाई रॉयल्टी। फाइव, ठीक है। अच्छा, अब रॉयल्टी प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो फिर पे तो किया, अब चार्ज, सारे खर्चे चार्ज भी होते हैं ना, तो अब चार्ज कहाँ करोगे, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, प्रोडक्शन हुआ तो WIP हो जाएगा, तो क्या एंट्री होगा? कोई भी खर्चा चार्ज करते हैं तो वो खर्चा क्लोज हो जाएगा, रॉयल्टी डेबिट था तो रॉयल्टी क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट क्या होगा, प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो प्रोडक्शन होने से WIP होता है, सब तो बोल दिया, बोलो। WL. WIP टू रॉयल्टी, प्रोडक्शन का था इसीलिए WIP में लिखेंगे टू रॉयल्टी 5। टू रॉयल्टी 5, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये पहले इनकट फिर चार्ज, तो इनकट होने से क्या होगा एंट्री? अकाउंट बनाएंगे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल, बोलो क्या एंट्री होगा? पहले इनकट हो रहा है फिर चार्ज, दोनों ही Selling बताओ। distribution to CLC. हाँ, टू CLC, और जब चार्ज होगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऐड होने के बाद कौन सा खर्चा आता है? कॉस्ट ऑफ, Cost of sales. कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना होगा, क्योंकि कुछ नहीं बताया है, ओवर अंडर कुछ नहीं निकलेगा, एब्जॉर्प्शन मतलब कुछ बता देता है कि इतना चार्ज, तो अलग बात है, कुछ नहीं बताया तो यही घूम फिर के इतना ही चार्ज हो जाएगा। अब क्रॉस पोस्टिंग, तो CLC में लिखेंगे बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल, और एक कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट बनेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसमें लिखेंगे टू सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल 25। अच्छा, फिर सेल्स 450, तो बोलो सेल्स हुआ है 450, तो क्या एंट्री होगा? सेल मतलब तो विथ प्रॉफिट हो गया ना। सेल्स को कहाँ दिखाते हैं, कॉस्टिंग PL में दिखाते हैं ना, PL में जैसे सेल्स दिखाते हैं वैसे ही तो दिखाएंगे, तो ये PL है, ट्रेडिंग में कहाँ दिखाते हो, बाई साइड, तो यहाँ भी कितना दिखाओगे, बाई सेल्स, ऐसे ही याद रखना है ना, मैंने बोला था ना कि ट्रेडिंग PL में जैसे लिखते हो तो 450, ठीक है 450, तो कॉस्टिंग PL में ये हो जाएगा। अच्छा, अब सेल 450 ये लिख दिया, नेक्स्ट एक सेल्स अकाउंट बना लेते हैं, टू कॉस्टिंग PL,
एट द एंड ऑफ द मंथ द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड WIP 55 लाख और 25, तो क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे WIP का बाई बैलेंस CD 25 और SLC का 55। The loss arising due to raw material account is treated as factory overhead। फैक्ट्री ओवरहेड में दिखाना है बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड, कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 20% ऑन सेल्स। तो ये तीन बातों का याद रख के अब हम लोग एक एक करके लेजर जो है क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये SLC में जाते हैं। तो SLC में एक क्रॉस पोस्टिंग शायद नहीं हुआ है, रुको। आ, ये वाला क्रॉस पोस्टिंग नहीं हुआ, एक क्रॉस पोस्टिंग रह गया है। फैक्ट्री ओवरहेड में जाते हैं, मिल जाएगा ये वाला 6। ये फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल टू SLC, ये क्रॉस पोस्टिंग नहीं किया है, ये देखो ये रह गया है। बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल इनडायरेक्ट मटेरियल का ये एंट्री नहीं किया था 6। ठीक है, अच्छा अब क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया 120। यहाँ बैलेंस करके जो आ रहा है वो मेरा मेटेरियल का क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, लॉस ऑफ मेटेरियल जिसको मुझे चार्ज करने के लिए बोला है फैक्ट्री ओवरहेड में, तो हम लिखेंगे बाई फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, क्योंकि क्वेश्चन मुझे बोल दिया था इधर बैलेंस आ रहा है, लॉस है तो ही आ रहा है, लॉस है बोला है, इसीलिए हम लोग उस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। जितना आ रहा है उसको फिर उधर क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे। बोलो कितना आ रहा है 5। 5। ठीक है, तो लॉस ऑफ मटेरियल हो गया 5, जो कि फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज करने बोला था। तो फैक्ट्री ओवरहेड में लिखना पड़ेगा 2 स्टोर लेजर कंट्रोल लॉस ऑफ मटेरियल 5। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा अकाउंट है, इधर देख लेते हैं पहले। इसके बाद है मेरे पास WIP। ठीक है, WIP कंट्रोल। तो WIP को क्लोज करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। बैलेंस देखो, वन 75 150। 150 आ रहा है। अच्छा, ओ इसमें हम लोगों ने ना रॉयल्टी लिखा, हाँ रॉयल्टी लिखा है। एक कुछ रह गया है, रुको एक कुछ रह गया, इसलिए डेटा मैच नहीं हो रहा है मेरा आंसर के साथ। रुको, कुछ तो रह गया होगा, देखते हैं इधर, देखते हैं कोई क्रॉस पोस्टिंग। क्रॉस पोस्टिंग तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन मैच नहीं हो रहा है, तो कुछ तो रह गया होगा। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हो सकता है कुछ बैलेंस वैलेंस आए। ठीक है, मतलब कुछ एक रह गया है, या फिर हो सकता है कुछ बैलेंस आएगा। एक मिनट हम लोग देखते हैं। पहले मैंने SLC तो देखो नॉर्मल क्लोज हो गया, जो ऐसे ही बंद हो जा रहा है ना उसको पहले बंद कर देते हैं, क्योंकि इसमें भी तो प्रॉपर हमें देखना पड़ेगा क्या होगा। जैसे यहाँ इंफॉर्मेशन दे दिया था ना कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जा रहा है, तो बिल्डिंग में ये सारे खर्चे करने के बाद बिल्डिंग का काम पूरा हो जाता है। तो बिल्डिंग का जो अकाउंट है उसको टोटल करने पे हमें पता चल जाएगा कि कितना होगा। तो ये कितना हो रहा है टोटल, ये इस पे बिल्डिंग पे तो और कोई खर्चा आया नहीं है, तो फिर टोटल कितना हो जाएगा।
ये अमाउंट मैंने गलत लिखा है, 160 बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। हाँ, ये 20 होगा, 20 होगा। 20, 30, 40, 44 हो रहा है, ठीक है। अब ये बिल्डिंग पे बस इतना ही खर्चा हो, बिल्डिंग कंप्लीट हो गया, तो इसको फिर क्या लिखेंगे? तो खर्चा, ये सब तो चार्ज हुआ इस तरीके से। इनकट जब हुआ तो क्या एंट्री होगा, मतलब टोटल कितना खर्चा हुआ, जिसमें से मटेरियल का इतना, लेबर का इतना, ओवरहेड का इतना, ये सारे अलग अलग जगह पे चार्ज हुए, बट टोटल जो खर्चा हो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, बाई, मतलब खर्चा पेमेंट का एंट्री क्या होगा? Building construction to sales. हम्म, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टू सीएलसी होगा। अच्छा, तो फिर इधर क्लोज करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। एक मिनट, क्या गड़बड़ हो गया? पढ़ के देखते हैं बोला क्या है। बोल रहा बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ। अच्छा, अंडर कंस्ट्रक्शन जो है वो बोल रहा है कंप्लीट हो जाएगा ड्यूरिंग द मंथ। एक मिनट, इसमें सारा चीज तो लिखा है। देखते हैं क्या रह गया। 44 आ रहा है, ठीक है। बिल्डिंग रिलेटेड क्या क्या था, कहाँ कहाँ खर्चा चार्ज हुआ है वही बोला था, और तो कुछ बोला भी नहीं था। बिल्डिंग का 10 ऑलरेडी बिल्डिंग पे हम लोगों ने 10 लाख का खर्चा किया था, और इतना इतना खर्चा किया, बिल्डिंग बन के रेडी हो जाएगा, तो ये इतना ही खर्चा हुआ। तो अगर हम लोग इसको खर्चे का एंट्री करेंगे तो फिर खर्चे का एंट्री तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं शायद। ये मेटेरियल परचेस किया इतना, ठीक है। ये हमें ये एंट्री कैसे दिया था, जैसे चार्ज के हिसाब से बोला था, तो पेड एंट्री हो गया है। मतलब ये देखो, जैसे आ, यहाँ पर इशूड टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मतलब मटेरियल ऑलरेडी खरीदा था तभी ये 4 रुपए का एंट्री हो गया था। अब ये जब हम लोग बिल्डिंग में दे रहे तब वो एंट्री हो रहा है इशू का। तो पेड का एंट्री तो जब मटेरियल खरीदा था तभी हो गया था, मतलब जब हम लोगों ने यहाँ पर जो मेटेरियल परचेज लिखा ना उसी में वो इंक्लूड हो गया, जो वेजेस कंट्रोल लिखा उसी में वो इंक्लूड हो गया, जो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल लिखा उसी में इंक्लूड हो गया। इसका मतलब टू सीएलसी का एंट्री तो हमें अलग से करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेटेरियल जब खरीदा था तो उसी में पेमेंट में एंट्री हो गया, उसमें से जितना बिल्डिंग में लगा वो हम लोगों ने बिल्डिंग में चार्ज करके दिखा दिया, ठीक है। अब इसको अगर मुझे क्लोज करना है तो हम क्या लिखेंगे? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को अगर मुझे क्लोज करना है तो हम क्या लिखेंगे बाई साइड में? ये तो मेरा एसेट है, तो बाई बैलेंस बीडी तो नहीं लिखेंगे, सीडी तो नहीं लिखेंगे, बैलेंस तो नहीं है क्योंकि क्लोजिंग तो नहीं हो रहा है, ये मेरा बन के रेडी हो गया है, तो फिर क्या लिखेंगे? क्या लिखना चाहिए? देखो बिल्डिंग, ये तो हम लोग खुद बना रहे हैं ना, ये तो हम लोगों ने परचेस किया नहीं है। मटेरियल वगैरह परचेस करके, वेजेस का खर्चा करके बिल्डिंग बना के रेडी कर दिया, तो हमारे पास ऑलरेडी एक एसेट बन के रेडी हो गया है, तो क्या एंट्री होगा? अब बिल्डिंग कंप्लीट रेडी हो गया तो क्या एंट्री होगा? एसेट अकाउंट डेबिट, तो क्या हो जाएगा उस पे जो भी खर्चा हुआ था। तो अब बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन तो रहा नहीं, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अकाउंट को क्लोज कर देंगे, वो बंद हो जाएगा, बदले में बिल्डिंग बन गया है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, लेकिन बिल्डिंग तो लिख नहीं सकते हम लोग, एसेट तो मेरा रियल अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट की जगह क्या लिखते हैं, तो वो लिखना पड़ेगा, ऐसे होगा। मतलब मेरा बात समझ में आया? अगर बिल्डिंग परचेस करते तो एंट्री होता बिल्डिंग टू बैंक या कैश, ठीक है। अब क्योंकि बिल्डिंग तो हम लोग लिख नहीं सकते, रियल अकाउंट है, तो सीएलसी टू सीएलसी होता। अब हम लोगों ने तो बिल्डिंग खरीदा नहीं है, हम लोगों ने बिल्डिंग को बना के रेडी किया है, जिसमें टूवर्ड्स मटेरियल, टूवर्ड्स लेबर, टूवर्ड्स ओवरहेड ये खर्चा किया है। तो 44 लाख का टोटल खर्चा होने के बाद बिल्डिंग मेरा कंप्लीट हो गया। तो अगर मेरा सिंपल अकाउंट्स का कंसेप्ट होता तो हम लिखते बिल्डिंग टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो बिल्डिंग तो लिख नहीं सकते क्योंकि वो रियल अकाउंट है। तो फिर मुझे क्या लिखना पड़ेगा उसकी जगह, बोलो?
रियल पर्सनल की जगह क्या अकाउंट यूज करते हैं? CLC. सीएलसी लिखेंगे। सीएलसी लिखना पड़ेगा। 44 सीएलसी में लिखो। टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 44। ठीक है। अच्छा, ये वेजेस क्लोज कर देते क्योंकि ये क्लोज हो जाता है। 150 और इधर भी आना चाहिए 150। ठीक है। अच्छा, रॉयल्टी, रॉयल्टी भी क्लोज हो जाएगा। जो भी क्लोज हो रहा है वो कर देते हैं एक एक करके क्लोज। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल, ये भी क्लोज हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स ये पड़ा है, कॉस्टिंग पीएल, वेजेस कंट्रोल हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड सीएलसी, डब्ल्यूआईपी और इधर फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल, ये अकाउंट बाकी है। ठीक है। हैं। इसमें मुझे लगता है मैक्सिमम डेटा, ये इसमें सारा चीज ही आ गया है। ठीक है, तो ये हो गया 40 60 200 210। ठीक है, और इधर 210 बैलेंस करो कितना आ रहा है, 28 माइनस करके बोलो कितना आ रहा है। 183. तो ये क्या हो जाएगा, देखो फिनिश्ड फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, तो हम लोगों ने ये मटेरियल के लिए इतना खर्चा किया, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, और ये हो गया फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल टू सीएलसी, ये खर्चा पे किया, ये मटेरियल लॉस हुआ। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इतना गया फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल से, अंडर एब्जॉर्प्शन इतना किया। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल जो है, जब हम लोग चार्ज करते हैं वो मेन एंट्री ही तो नहीं लिखा है, तो प्रोडक्शन में जब चार्ज होता है फैक्ट्री ओवरहेड तो उसका एंट्री क्या होता है, वो तो मेन एंट्री है, वो यहाँ हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब वही मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो वो क्या होता है, एक तो खर्चा इनकट, तो फैक्ट्री ओवरहेड टू सीएलसी। ठीक है, फिर वो चार्ज होता है, तो चार्ज होने से क्या एंट्री होता है, देखो समरी, समरी में लिखा हुआ है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा चार्ज होता है तो कहाँ दिखता है, WIP. डब्ल्यूआईपी में दिखता है। ठीक है, अब ये डब्ल्यूआईपी का क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। नहीं मतलब 182 है शायद. 182 হচ্ছে কি, তো 183 হতে হবে, দেখো একবার ঠিক করে। बैलेंस 211 होगा. ও ये वाला 11 होगा टोटल, সেটা 211 হবে। तब 183 आएगा ना, ये मैंने गलत लिखा था, 183, 183 हो जाएगा डब्ल्यूआईपी कंट्रोल। ठीक है। अच्छा, डब्ल्यूआईपी कंट्रोल हो गया ये हम लोग का। अब हम लोग इसे क्लोज कर सकते हैं, अब सही आंसर आएगा। क्यों क्यों इसे क्लोज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज तो किया ही नहीं था, वो तो मेन था, तो वो वहां से निकला तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ दो दो बैलेंस तो आ नहीं सकता है। डब्ल्यूआईपी का देखो दो मेन चीज होगा, एक तो फैक्ट्री ओवरहेड का चार्ज, दूसरा वो फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफर होके चला जाएगा। ठीक है, तो फिर टोटल यहाँ पर कितना हो रहा है, बाकी जो बैलेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल बोल के, फिनिश्ड गुड्स में जो चार्ज, मतलब फिनिश्ड गुड्स में जो ट्रांसफर हो गया वो बोलो कितना आ रहा है। 8 358. 358 और ये बैलेंस करके 333. 333। तो फिनिश गुड्स में अब हम लोग लिखेंगे टू डब्ल्यूआईपी 333। फिनिश्ड गुड्स में ही आ गया। अब फिनिश गुड्स का मतलब हो गया कि मेरे पास 430 का फिनिश गुड्स था, मैंने इस बार और 333 का फिनिश गुड्स बनाया,
और बाकी फिनिश गुड्स हम बेचेंगे और कुछ मेरा क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा। तो मैंने कितना बेचा है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखते हैं या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो लिखना चाहो। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट बनाओगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मत लिखना, ठीक है। तो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख देते हैं। कितना होगा, बोला है कि 20% ऑन सेल्स प्रॉफिट होता है, तो इन्होंने बेचा कितना है, देखो 450। तो 450 में तो प्रॉफिट लगा हुआ है, ठीक है। तो 450 में तो प्रॉफिट लगा हुआ है, तो 450 से प्रॉफिट हटा दो। प्रॉफिट कितना अर्न करते हैं, 20% ऑन सेल, तो इस पे 20% हटा दिया तो पता चल जाएगा कि कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है। तो फिर बाकी अगर कुछ बचेगा तो वो क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा। बोलो कितना हो रहा है। 360. ये 360. 360, ठीक है। तो फिर ये टोटल कितना हो रहा है, 33643 763 में से अगर 360 बिक गया तो बचेगा कितना, बाई बैलेंस सीटी 403. 403। देखो, आप कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख सकते हो या फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी लिख सकते हो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स में बस थोड़ा सा ही फर्क होता है, ज्यादा कुछ नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में नॉर्मली सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा एडेड नहीं होता है, वो ऐड किए बिना कितने रुपए का स्टॉक हम लोगों ने बेचा। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब वो ऐड होने के बाद। वैसे लिखने को दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सीओजीएस बनाते हो, जो कि मैंने किसी क्वेश्चन में नहीं बनवाया है क्योंकि बाकी सब जगह पे कॉस्ट ऑफ सेल्स करके आ गया, अगर बनाते हैं तो फिर क्या होगा, तो वो अकाउंट हम यहाँ पर बना के दिखा दे। अगर हम लोग सीओजीएस बनाते हैं तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स से तो बहुत सारा किया हुआ है। ये देखो सीओजीएस से अगर बनाओगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, पहले क्रॉस पोस्टिंग कर देना सिंपल इसको। टू, यहाँ पर फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल बोल के यहाँ पर हो जाएगा 360, ठीक है। और इसको क्लोज कैसे करोगे, बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स बोल के, बस और कुछ नहीं, ठीक है। बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स बोल के ये क्लोज हो जाएगा। बात एक ही है, ठीक है, 360, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो बैलेंस है, अगर सीओजीएस करते हैं तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स बोल के क्लोज होगा। और अगर यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख दोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में तब भी डायरेक्टली 360 ही जाएगा। लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखते हो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्रॉस पोस्टिंग होगा टू फिनिश गुड्स बोल के 360, और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बना के करते हो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा टू सीओजीएस बोल के 360 जाएगा, 360 ही। लेकिन डिपेंड करता है कि हम लोग कैसे ट्रीट करें उसके ऊपर। तो यहाँ पर हो जाएगा टू सीओजीएस, और अगर हम लोग वो वाला लिखते तो फिर हम लोग का यहाँ पर आ जाता टू फिनिश गुड्स कंट्रोल, ठीक है। इसको हम ऐसे करके कर देते हैं। अगर हम लोग थोड़ा इसको और डिटेल्स में जाए तो सीओजीएस लिख सकते हैं, उस केस में हम लोग का ये होगा, बस इतना ही फर्क होगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो ये वाला अकाउंट, यहाँ पर जितने भी अकाउंट थे, एसएलसी, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स और एक सीओजीएस बनाया, वो सारा क्लोज हो गया, ठीक है। अच्छा, इधर क्या क्या क्लोज हो गया, बिल्डिंग क्लोज हो गया, सीएलसी बाकी है, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, वेजेस कंट्रोल, ये भी क्लोज हो गया, रॉयल्टी, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स बाकी है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी क्लोज कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोग का हो गया 25 और 360, टोटल हो जाएगा 385। और यहाँ पर लिखेंगे बाई कॉस्टिंग पीएल। कॉस्टिंग पीएल में हम लोग दिखाते हैं ना पीएल में कि कितने रुपए का स्टॉक था, तो इतने रुपए का स्टॉक बिक गया 385 का, तो कॉस्टिंग पीएल जो है वहां दिखाना पड़ेगा टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 385। अच्छा, और कौन सा अकाउंट क्लोज होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, अब हम लोग ये कॉस्टिंग पीएल जो है इसको क्लोज करते हैं। तो देखो 450, इधर कितना आ जाएगा, मतलब इतने रुपए का मेरा स्टॉक पे खर्चा हुआ, इतने में बेचा, तो जो बैलेंस आ रहा है वो मेरा प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट कहाँ बुक होगा, सीएलसी में, क्योंकि प्रॉफिट को हम लोग कहाँ बुक करेंगे, सीएलसी में बुक करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 57. 57, ठीक है। तो ये 57 सीएलसी में चला जाएगा बाई कॉस्टिंग पीएल बोल के।
बाय कॉस्टिंग पीएल बोल के चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये सीएलसी को टोटल लगाओ, देखो किधर कितना आ रहा है। और तो कुछ है नहीं, तो अब ये सीएलसी टोटल होगा और क्या। अच्छा, ये जो सेल्स हम लोगों ने लिखा है ना, ये सेल्स टू कॉस्टिंग पीएल लिखा है, तो ये वाला मैंने अमाउंट क्रॉस पोस्टिंग किया ही नहीं। सेल्स है मेरा 450। 450। अच्छा, तो कॉस्टिंग पीएल में जाएगा बाई सेल्स। एक्चुअली देखो, इसमें इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। देखो, वैसे ठीक ही है, कुछ गलत है नहीं। मतलब इसमें देखो, जो सेल्स हो रहा है, तो नॉर्मली सेल्स होने से एंट्री कौन करता है? सेल्स का एंट्री तो देखो जो फाइनेंस वाले होते हैं वही करते हैं, ठीक है। तो कैश टू सेल्स होना चाहिए। तो अब देखो, हम लोग यहाँ पर कैश टू सेल्स, तो ये बाई कैश लिखना पड़ेगा, बट उसका इम्पैक्ट तो मेरा यहाँ पर नहीं आएगा ना, क्योंकि यहाँ अगर एंट्री ये लोग करते नहीं है, और अगर करे, ठीक है, हम एक बात बोल रहे हैं, तो कैश, मेरा कैश की जगह क्या हो जाएगा? सीएलसी टू सेल्स हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसका इम्पैक्ट, मतलब सेल वैल्यू का इम्पैक्ट अगर मुझे दिखाना है, तो इसको मुझे कैसे लिखना चाहिए एक्चुअली? तो ये मेरा सीएलसी हो जाएगा, ठीक है। सीएलसी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अगर कैश सेल हो रहा है, लेकिन कैश या क्रेडिट वो तो हमें बताया नहीं है, ठीक है, कैश या क्रेडिट। तो जो भी हो, अगर क्रेडिट सेल भी हो रहा है तो डेटर टू सेल्स या कैश टू सेल्स, तो मेरा तो सीएलसी टू सेल्स होना चाहिए, सीएलसी टू सेल्स। तो सीएलसी में टू सेल्स हो जाएगा यहाँ पर, सीएलसी टू सेल्स, तो सीएलसी में भी तो मेरा एक टू सेल्स आना चाहिए, ठीक है। मतलब इसको मुझे कैसे लिखना पड़ेगा ना, इसमें मुझे इसको चेंज, मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करके? देखो यहाँ पर मुझे टू सीएलसी, ये टू ऐसे लिख सकते हैं, देखो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, टू ऐसे लिख देते हैं, कॉस्टिंग पीएल यहाँ पर लिख दिया, सेल्स ऐसे लिखेंगे तो ही हम लोग इसे प्रॉपरली पोस्ट कर पाएंगे। और सीएल यहाँ पर जो मेरा कॉस्टिंग पीएल है ना, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा बाई सीएलसी सेल्स, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। बाई सीएलसी सेल्स, ठीक है, ऐसे करके लिखना पड़ेगा, तब जाके वो प्रॉपरली पोस्टिंग होगा, ठीक है। और ये सेल्स अकाउंट का यहाँ पर जरूरत नहीं है, सेल्स अकाउंट को इस तरीके से यहाँ पर लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सीधा सेल का एंट्री तो जो फाइनेंस बुक वाले हैं वो करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसको, ये जैसे हम लोग ट्रेडिंग में लिखते हैं ना, बाई सेल्स टू ओपनिंग स्टॉक, उस तरीके से। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये हो गया फैक्ट, मतलब मेरा प्रॉफिट सेल्स, ये सभी को हम सीएलसी के थ्रू से दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया मेरा, ये जैसा है वैसा रहा, और यहाँ पर जो सेल करके अर्न हो रहा है वो आ गया। अब इसको टोटल करके देखो क्या आंसर आ रहा है, इधर कितना आ रहा है। टोटल करो, इधर कितना आ रहा है? 97 977 977। और इधर 483 483 हो जाएगा बैलेंस, ठीक है। तो देखो, पूरा ही ठीक है, उसमें देखो कोई भी कहीं पर भी किसी जगह पे भी कंफ्यूजन हुआ है बोल के मुझे नहीं लग रहा है। बस ये जो सेल्स वाला है वो थोड़ा सा समझ लोगे तो ठीक रहेगा। सेल्स वाले में कैसे करके हमें एंट्री करना है, जब हमें सेल्स बोल रहा है, तो देखो सेल्स में एंट्री क्या किया हम लोगों ने, ये सेल्स और प्रॉफिट का एंट्री देख लो। तो नॉर्मली सेल होने से क्या होता है? कैश टू सेल्स होता है, ठीक है, तो जो कि फाइनेंस बुक वाले करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कैश तो कर नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे? सीएलसी करेंगे, ठीक है। सीएलसी टू सेल्स, अब ये सेल्स को हम लोग क्लोज कहाँ करते हैं? ट्रेडिंग पीएल में। तो फिर ये सेल्स के जगह, मतलब ये नेक्स्ट एंट्री हो जाता है सेल्स टू
ट्रेडिंग पीएल, ठीक है, तो इसके जगह कॉस्टिंग पीएल है, ठीक है। तो फिर सीएलसी टू कॉस्टिंग पीएल हो गया, इसीलिए देखो कॉस्टिंग पीएल में बाई सीएलसी बोल के आ गया। अब फिर सीएलसी में वो क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा, ठीक है, बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं। देखो ये वाला इस तरीके से याद रखोगे तो हो जाएगा। देखो जब सेल हो रहा है तो फाइनेंस वाले एंट्री करते हैं कैश टू सेल्स या फिर डेटर टू सेल, जो भी होगा डेटर टू सेल्स, ठीक है। अब फाइनेंस जो कॉस्ट बुक वाले क्या एंट्री करेंगे, ये तो फाइनेंस वाले करते हैं। तो कॉस्ट बुक के तरफ से अगर देखो तो ये कैश टू सेल्स तो लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, कैश के जगह लिखेंगे सीएलसी। और वैसे भी ये सेल्स क्लोज कहाँ हो जाएगा, सेल्स टू कॉस्टिंग पीएल में, तो सेल्स सेल्स तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, सीएलसी टू कॉस्टिंग पीएल, तो वही चीज बाई सीएलसी हो जाएगा सेल्स, और सीएलसी में क्रॉस पोस्टिंग, और जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है उसको भी हम लोग सीएलसी बोल के दिखाएंगे, मतलब कॉस्टिंग पीएल में वो सीएलसी बोल के आ जाएगा। तो सीएलसी फिर उसका क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा, ठीक है, वहां पर प्रॉफिट का जो आंसर आ रहा है उसका क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा। प्रॉफिट को कॉस्ट लेजर कंट्रोल बोल के दिखाएंगे, तो यहाँ पर कॉस्ट लेजर कंट्रोल में प्रॉफिट जो है ट्रांसफर हो जाएगा, तो हम लोग का जो भी बैलेंस करके आया, ठीक है। अच्छा, अब इसका चाहो तो तुम लोग एक ट्रायल बैलेंस बना के देख सकते हो कि सारा चीज ठीक बना है कि नहीं, ठीक है। तो स्टोर लेजर कंट्रोल WIP जिसका भी बैलेंस हुआ है उसी का ट्रायल बैलेंस बनेगा, ठीक है, बाकी सबका तो बनेगा नहीं। जैसे देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे अगर देखेंगे स्टोर लेजर कंट्रोल उसका बैलेंस आया है 55, तो ये डेबिट साइड लिखना पड़ेगा, 55 डेबिट बैलेंस आया, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन सही हुआ है कि नहीं उसको ट्रायल बैलेंस से चेक करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर 25 WIP, तो WIP 25, तो ये भी इधर आ जाएगा। WIP के बाद फिनिश गुड्स कंट्रोल 403, तो ये आ गया 403। अच्छा, ये तो क्लोज बैलेंस कुछ आया नहीं है, इस तरीके से क्लोज हुआ है। और यहाँ पर देख लो, ये भी बैलेंस नहीं आया है, यहाँ आया है 483, यहाँ नो बैलेंस, नो बैलेंस, कोई बैलेंस नहीं है, मतलब टू बैलेंस बाई बैलेंस का बात कर रहे, कोई बैलेंस नहीं है, तो ये 483 आ रहा है। अब दोनों साइड अगर 483 आ जाता है तो सही बना है, तो एक बार चेक कर लो 483 आ रहा है कि नहीं। 5 5 10 3 13 8 483, ठीक है, तो इसका मतलब सही बना है, ठीक है। तो सारा चीज सही था, बस सेल्स वाला थोड़ा सा समझना था, सेल्स और प्रॉफिट का, तो इस तरीके से हो जाएगा। वैसे हम लोगों ने पहले इसका एंट्री किया हुआ है, जब हम लोग एंट्री वाला क्वेश्चन कर रहे थे, जर्नल वाला, ठीक है। तो ये देखो ये 3 क्वेश्चन हम लोगों ने जो सोचा था होमवर्क वो कंप्लीट हो गया। 2 3, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, जो रिकंसिलिएशन वाला पॉइंट है वो हम लोग कर सकते हैं, और उसके साथ हमें कॉस्ट शीट का भी कंसेप्ट होना चाहिए। तो देखो कॉस्ट शीट सभी ने पहले किया है, तो हम यही बोलेंगे कि कॉस्ट शीट को एक बार तुम लोग देख लो घर पे। तो कॉस्ट शीट बनाएंगे, और फाइनल अकाउंट्स तो तुम लोग को पता ही है, छोटा मोटा वहां पर डिटेल्स देगा, उसके साथ कंपेयर करके ये देखना है कि किसने कितना कम या ज्यादा चार्ज किया खर्चा, जैसे BRS करते हो वैसे ही यहाँ पर भी रिकंसिलिएशन होगा, ठीक है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।